नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज चेन्नई में हैं। सीएम कल चेन्नई के ताज कोरोमंडल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर रोड शो करेंगे। देहरादून में दिसंबर में होने वाले इन्वेस्टर्स समिट के लिए निवेशकों को न्योता देंगे। और इसी के साथ मुख्यमंत्री 28 अक्टूबर को मुंबई और 1 नवंबर को गुजरात में भी रोड शो करने वाले हैं। देहरादून में 8 से 9 दिसंबर को समिट होना है और इसके जरिए सरकार प्रदेश में 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य सरकार ने रखा है, निवेश लाने का। और संभावनाएं उत्तराखंड के अंदर हैं। उत्तराखंड में आज लोग अपना निवेश बढ़ाएं, काम बढ़ाएं, उसके लिए हम लोगों से यहाँ पर संवाद करने के लिए सबके बीच में आए हैं, सबसे मिलने आए हैं। और उत्तराखंड जिस तरह से आज तेजी से आगे बढ़ रहा है, माननीय प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में विकास के कार्य हैं, रोड्स, रेल, रोपवे, सभी क्षेत्रों में काम हो रहा है। एक बड़ा लैंड बैंक हमने उत्तराखंड के अंदर बनाया है और बहुत सारी पॉलिसीज उसको भी हमने अमेंडमेंट भी किया है, न्यू पॉलिसी भी लाए हैं और पुरानी जो पॉलिसी हैं उनको लिबरल भी हमने किया है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर नवंबर में केदारनाथ आ सकते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम के दौरे को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से लगाव ही है जो वो बार बार उत्तराखंड आते हैं। पिथौरागढ़ दौरे में पीएम खुद कह चुके हैं कि मैं उत्तराखंडी हूं, यही वजह है कि वे उत्तराखंड आते रहते हैं। इस बार भी आएंगे तो सभी उनका स्वागत करेंगे। उत्तराखंड के लोगों के लिए खुशी की बात है। उन्होंने पिथौरागढ़ की जनसभा में कहा कि मैं भी उत्तराखंड से हूं, मैं भी उत्तराखंडी हूं। यानी कि उत्तराखंड के प्रति उनका कोई इस प्रकार का है कि जैसे वो कोई अपने आप को उत्तराखंड से बाहर का कभी उन्होंने नहीं समझा है। अपने आप को उत्तराखंडी समझते हैं, इसलिए हर वर्ष वो हमारे यहाँ धामों पर आते हैं, हर वर्ष उत्तराखंड आते हैं। तो इस बार भी आएंगे तो बड़ा हम सब लोगों के लिए बहुत खुशी की बात होगी। और सीएम धामी के प्रयासों से उत्तराखंड को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। 47 सालों से अटकी हुई हल्द्वानी की जमरानी बांध परियोजना को आखिरकार केंद्र ने वित्तीय मंजूरी दे दी। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया और कहा कि इससे हल्द्वानी आसपास के इलाकों में पेयजल और सिंचाई की समस्या खत्म होगी। केंद्रीय कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी। पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत इसे शामिल किया गया है। इससे इस परियोजना पर कुल लागत करीब 2,584 करोड़ रुपए आएगी, जिनमें से 1,500 करोड़ रुपए केंद्र की ओर से चुकाया जाएगा। बाकी धनराशि यूपी और उत्तराखंड की सरकारें चुकाएंगी। गौला नदी पर बनने वाली परियोजना से लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। तो वहीं हल्द्वानी शहर की पेयजल की समस्या खत्म हो जाएगी। 63 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन भी होगा। यहाँ पे लंबित पड़ा हुआ था कई सालों से, जो आज मतलब पूरा हुआ है जाकर के। और इससे यहाँ पे सबसे पहले अभी थोड़ी देर 2-3 घंटे ही हो रहे हैं, लेकिन इतने लोगों के यहाँ पे आए हैं कि बेरोजगारी के सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पे बेरोजगारी का जो आलम छाया पड़ा है, ये उसमें सफलता मिल जाएगी। खबर देहरादून से, जहां पर हरीश रावत जॉलीग्रांट अस्पताल में एडमिट हुए। बीती रात बाजपुर के पास पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद डॉक्टर्स ने उन्हें खतरे से बाहर बताया। हरीश रावत देहरादून पहुंचे तो उन्हें फिर दिक्कत शुरू हो गई, जिसके बाद हरीश रावत देहरादून के जॉलीग्रांट अस्पताल में भर्ती हुए हैं। हरीश रावत की जांच की जा रही है, डॉक्टर्स मौजूद हैं वहां पर। डॉक्टर हेमंत नौटियाल की निगरानी में जांच चल रही है। कल उन्हें डिस्चार्ज किया जा सकता है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने उनका हालचाल जाना। राज्य आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण से जुड़े विधेयक के मामले में बनाई गई प्रवर समिति का कार्यकाल बढ़ाने का मामला गरमाया हुआ है। आखिर प्रवर समिति को क्यों मांगना पड़ा 2 महीने का और वक्त? देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण देने के मामले में प्रवर समिति का कार्यकाल दूसरी बार बढ़ाया गया है,
जिससे भले ही राज्य आंदोलनकारी नाराज हों, लेकिन सूत्रों की माने तो समिति इस विधेयक में आंदोलनकारियों के हित में कई बड़े परिवर्तन करने जा रही है। न्यूज 18 के हाथ जो जानकारी लगी है उसके मुताबिक विधेयक में राज्य आंदोलनकारियों के एक आश्रित को आरक्षण का लाभ देने की बात कही गई है, लेकिन समिति इसमें संशोधन कर सभी आश्रितों को इसका लाभ देने की बात कह रही है। आश्रितों में विधवा और तलाकशुदा बेटी को भी शामिल किया जा रहा है, जबकि प्रस्तावित विधेयक में इसका जिक्र नहीं था। विधेयक में लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर की नौकरियों में आरक्षण देने की बात कही गई है, लेकिन समिति इसमें लोक सेवा आयोग के अधीन होने वाली भर्तियों को भी शामिल करने जा रही है। विधेयक में उन लोगों को सरकारी सेवा में लेने की बात की जा रही है जिनका 2010 में सिलेक्शन तो हो गया था, लेकिन इस बीच हाईकोर्ट द्वारा आंदोलनकारियों के लिए आरक्षण की इस व्यवस्था को रद्द कर दिया गया था। लैंग्वेज है या जो उसमें लिखा गया है उसको दोबारा से एक बार पढ़ के उसको इस तरह से करें कि ज्यादा से ज्यादा हमारे आंदोलनकारियों को रिजर्वेशन मिल पाए। तो हो सकता है थोड़ा सा डिले हो रहा है, लेकिन बिल्कुल निश्चित रहे, मुझे लगता है कि जल्द से जल्द इस पर हमारी जो समिति बनी है वो निर्णय लेगी। थोड़ा इस बात का भी आक्रोश होगा क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया, अभी तक हम लोग इसको धरातल पर नहीं उतार पा रहे हैं। लेकिन वर्तमान में सरकार बहुत गंभीर है और उनको इतना भरोसा कम से कम औरों पर भी होना चाहिए, लेकिन मुझ पर तो होना ही चाहिए क्योंकि मैं वहां उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूं और मेरे होते हुए आंदोलनकारियों का अहित हो नहीं सकता है। यानी कि देर भले ही हो जाए लेकिन विधेयक में कोई खामी न रहे, इसके लिए प्रवर समिति सभी कानूनी पहलुओं की पड़ताल कर रही है, क्योंकि ऐसी ही कई खामियों के चलते 2010 में अचानक आरक्षण की इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था और फिर 2015 में हरीश रावत सरकार जो विधेयक लेकर आई उसे भी 7 साल तक राजभवन में डंप कर दिया गया था। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील न प्रभात की रिपोर्ट। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह बुधवार को दिल्ली में सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग में शामिल हुए, जहां तेलंगाना विधानसभा चुनाव में टिकट फाइनल करने को लेकर चर्चा हुई है। प्रीतम सिंह जल्द ही छत्तीसगढ़ के दौरे पर होंगे, जहां अगले 2 महीने वो रहेंगे। विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है, अगले महीने 2 दौर में ये वोटिंग होनी है। प्रीतम सिंह को छत्तीसगढ़ में पार्टी ने सीनियर ऑब्जर्वर बनाया है। उत्तरकाशी के पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल ने राजभवन में गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मुलाकात की और इस दौरान विधायक दुर्गेश्वर लाल ने राज्यपाल को सांस्कृतिक और खेल मेले के बारे में बताया, साथ ही बतौर मुख्य अतिथि न्योता दिया। उत्तरकाशी के मोरी में 15 नवंबर से 3 दिन के मेले का आयोजन होगा, जिसमें हिमाचल प्रदेश, जौनसार, बाबर और गढ़वाल की संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। हरिद्वार में पुलिस ने हिंदुओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले के खिलाफ शांति भंग की धारा में चालान किया। आरोपी का नाम दिलीप बघेल है। शराब के नशे में हर की पैड़ी पर इसने वीडियो बनाया था। त्योहारों के सीजन और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। धारचूला झूलाघाट में हर एक सामान की चेकिंग हो रही है। रुड़की के पिरान कलियर में 1 हफ्ते पहले एक आर्मी का जवान गंग नहर में डूब गया था, जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद नैनीताल पालिका पर जांच शुरू कर दी गई है। हाईकोर्ट ने टेंडर में गड़बड़ियों पर जांच के आदेश दिए, 10 दिन में रिपोर्ट मांगी है। जोशीमठ में भू धसाव के बाद हालात सामान्य हो रहे हैं। लोग आपदा के जख्मों को भुलाकर पर्यटन और तीर्थाटन की ओर ध्यान दे रहे हैं। बागेश्वर शहर में कई जगह नालियों में कूड़ा कचरा जमा हो रहा है, लेकिन नगर पालिका ने अभी तक सफाई की कोई व्यवस्था नहीं की है। हरिद्वार से कानपुर तक जाने वाले उत्तरी खंड गंग नहर को 20 दिनों के लिए बंद कर दिया गया। यूपी सिंचाई विभाग हर साल दशहरा के मौके पर दिवाली तक मेंटेनेंस के लिए नहर बंद करता है। प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी इन दिनों मैक्सिको के दौरे पर हैं। कानकुन शहर में गणेश जोशी ने वहां की सबसे बड़ी मंडी का निरीक्षण किया। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बद्रीनाथ धाम पहुंचकर बद्री विशाल की विशेष पूजा अर्चना की।
बद्रीनाथ धाम में आरएसएस बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक नीरज धनोरिया ने भगवान बद्र विशाल के दर्शन पूजन किए। कोटद्वार से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को नई ट्रेन के रूप में बड़ी सौगात मिलने जा रही है। 27 अक्टूबर को शाम 5 बजे ट्रेन का विधिवत उद्घाटन किया जाएगा। ट्रेन कोटद्वार रेलवे स्टेशन से रोजाना रात 10 बजे चलेगी, जो 9 स्टेशन पर रुकते हुए सुबह 4:35 पर आनंद विहार पहुंचेगी। लंबे वक्त से रात्रि ट्रेन की मांग की जा रही थी, जिसके बाद राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के प्रयासों से आनंद विहार के लिए स्पेशल ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई है। रेलवे स्टेशन कोटद्वार में ट्रेन के उद्घाटन की तैयारियां की जा रही है। जी से काम हुआ है। आज ट्रेन हम सब लोगों के मध्य जो है वो चलने वाली है। 27 तारीख को 5 बजे ट्रेन का कार्यक्रम है उद्घाटन का, जिसमें माननीय अश्विनी वैष्णव जी हरी झंडी दिखाकर, माननीय राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी जी, गढ़वाल के सांसद हमारे तीरथ सिंह रावत जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और यहाँ की विधानसभा अध्यक्ष, लोकल विधायक और जनप्रतिनिधि भी उसमें सहयोग। पिथौरागढ़ के लखनपुर के पास रोड दुर्घटना में 32 घंटे बाद सभी शवों को निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना की माउंटेन टीम को लगाया गया था। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 4 कर्नाटक के लोग शामिल थे, जो आदि कैलाश के दर्शन से लौट रहे थे। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी शवों को धारचूला लाया गया, जहां उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। इधर चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड का उद्घाटन भले ही 3 साल पहले हो गया हो, लेकिन आज भी ये रोड दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कों में से एक है। हालात ये हैं कि इस रोड पर पहाड़ियों के दरकने से लगातार हादसे हो रहे हैं। आलम ऐसे बन गए हैं कि 20 दिनों के अंदर ही 3 बड़े हादसे हो चुके हैं। ये खौफनाक मंजर है चीन और नेपाल बॉर्डर तक पहुंचने वाली लिपुलेख रोड का। इस रोड पर आए दिन विशालकाय पहाड़ियां दरक रही हैं। पहाड़ियों से आई आफत के चलते जहां ये रोड आए दिन बंद हो जाती है, वहीं यात्रियों को अपनी जान भी गंवानी पड़ रही है। सुरक्षा के लिहाज से तो ये रोड अहम है ही, साथ ही व्यास घाटी के 7 गांव की ये लाइफ लाइन भी है। लिपुलेख बॉर्डर को जोड़ने वाली इस रोड को चालू हुए तकरीबन 3 साल हो चुके हैं। बावजूद इसके यहाँ सफर करना मौत को मात देने से कम नहीं है। बॉर्डर की अहम रोड की बर्बादी के लिए बीआरओ को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। रोड बड़ी खतरनाक रोड है। यहाँ पर लोग जान जोखिम में डालकर चल रहे हैं और देखने में तो बड़ा सुंदर है, लेकिन सड़क की हालत इतनी खतरनाक है। हर साल का यही है। वहाँ पे रोड में एक होता है प्रॉपर तरीके से कटिंग हो, वहाँ पे इतनी ब्लास्टिंग हो रही है कि पेड़ों में, ये पहाड़ों में क्रैक्स आ रहे हैं। बीआरओ ने करोड़ों रुपए बहाकर 14 साल में इस रोड को बनाया है। रोड कटिंग के दौरान 72 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान भी गंवाई थी। इसी महीने 8 तारीख को लमारी के पास जीप में पहाड़ी गिरने से 7 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी, जबकि 17 अक्टूबर को काला पानी के पास एक कार के पलटने से 2 लोग घायल हो गए थे। मंगलवार को इसी रोड पर एक बार फिर मौत का तांडव दिखा। लखनपुर के पास जीप के नदी में गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई। ये हादसा इतना खतरनाक था कि 30 घंटों के बाद भी शवों को नहीं निकाला जा सका। इसी रोड के जरिए चीन और नेपाल बॉर्डर पर मौजूद सेना, आईटीबीपी और एसएसबी के जवान गुजरते हैं। यही नहीं, आदि कैलाश और ओम पर्वत जाने वाले तीर्थयात्री भी इसी रोड से गुजरते हैं। फिर भी बीआरओ इस रोड को सुरक्षित नहीं बना पा रहा। नीचे उफनती काली नदी और ऊपर से दरकते पहाड़ों के बीच इस रोड का सफर सीधे मौत को चुनौती देने वाला है। इस सड़क पर सफर करना कितना कठिन है आप ये देख सकते हैं। मेरे ठीक नीचे काली नदी है। काली नदी इस पूरे इलाके में भारत और नेपाल को बांटती है, और अगर इस नदी के ठीक ऊपर आप देखेंगे तो इस तरीके के बड़े बड़े बोल्डर लटके हुए हैं। एक तरीके से पूरा पहाड़ यहाँ पर दरका हुआ है, और कभी भी किसी बड़ी घटना को ये पहाड़ आमंत्रित कर सकता है। सभी टीमों ने मिलकर संयुक्त रूप से रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन जहाँ पर गाड़ी गिरी हुई है वो काफ़ी खड़ी ढलान है, एक क्लिफ है। उस क्लिफ से ऊपर को आने पर जो डेड बॉडीज हैं उनको ऊपर को लाने में कुछ परेशानी हो रही है। ये बात 100% सही है कि जिस इलाके में ये रोड कटी है वो काफी संवेदनशील है। यही नहीं, ऊंचे हिमालय में होने की वजह से इसकी संवेदनशीलता और ज्यादा बढ़ जाती है।
बावजूद इसके रोड जिस तरह से खौफनाक बनी है, उससे कार्यदायी संस्था पर कई सवाल भी खड़े होते हैं। ऐसे में बेहतर यही होता कि इस रोड का वक्त रहते ट्रीटमेंट किया जाए, नहीं तो आए दिन हादसों की खबर आती रहेंगी। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं। ब्रेक के बाद खबर केदारनाथ धाम से, जहां इस बार पिछले सारे रिकॉर्ड्स टूट चुके हैं। केदारनाथ में अभी तक 18 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए। अभी भी कपाट बंद होने में वक्त बचा है और ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि सैलानियों की संख्या में अभी और इजाफा होने वाला है। यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। खबरें जारी हैं।